सो फाइनली वन पीस चैप्टर 1189 आ चुका है एंड इसमें इमू टीज करते हुए लूफी से कहता है कि तुम तीनों भाइयों के नाम तो अलग अलग है लेकिन कांड बड़े बड़े किए हैं। बट इमू ने जो काम किया है ना यार चैप्टर के अंदर, उससे बड़ा कांड कोई और कर ही नहीं सकता। काफी बुरे तरीके से यहाँ पे लूफी को पहला है उसने लिटरली उसका नानी याद दिला दिया। बट एक सेकंड, उसका नानी तो रिवील ही नहीं हुई अभी तक। बट कोई ना, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 1189 का टाइटल है किंग ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे चैप्टर के कवर पेज में हम देखते हैं 3 बंदर जो कि लूफी, जोरो एंड सांजी, और नामी यहाँ पे उनको काफी सुना रही होती है। अब ये कवर पेज जितना फनी है, चैप्टर उतना ही ज्यादा क्रेजी है क्योंकि शुरुआत से ही हम देखते हैं कि लूफी की काफी बुरी हालत हो रखी है। जब हमने देखा था इमू ने अपनी न्यू स्वॉर्ड यानी कि ब्लेड ऑफ द वॉइड से लूफी के चेस्ट को पियर्स कर दिया था। लिटरली अगले ही पल हम देखते हैं इमू स्वॉर्ड को लेकर लूफी को एक ट्री के ऊपर पिन कर देता है, जिस चीज को सडनली सबसे पहले उसॉप सेंस करता है कि कुछ ना कुछ तो लूफी के साथ गड़बड़ हो गई है, जिसे सुनकर नामी भी पहले शॉक होती है। बट फिर नामी कहती है कि अब्बे ऐसे पूछे मुझे मत डराया कर, लूफी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट फिर जिम्बे नामी की बात को काटते हुए कहता है कि ये मत भूलो उसने इस जाइंट को यानी कि लोकी तक को उसने पेल दिया है। तब लोकी कुछ कहना तो चाहता था बट उसके सिचुएशन के कारण वो कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। फिर जिम्बे मेंशन करता है कि लूफी की हाकी धीरे धीरे करके काफी वीक होती जा रही है। और फिर हम देखते हैं ब्रुक को, और ब्रुक का तो यहाँ पे अलग ही सीन चल रहा है। वो तो भाई गुनको के पास बैठा हुआ है और वहाँ पर हमें फ्रैंकी भी देखने को मिलता है। ब्रुक गुनको के पास बैठ के उसको होश में लाने की कोशिश करता है बट उसको यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि भाई लूफी के साथ क्या चल रहा है। और फिर ये सब सीन को देख उसप अपनी स्नाइपर को लेता है और सीधे गुनको के ऊपर ही पॉइंट करके रखता है कि भाई मुझे भरोसा नहीं है कि कब होश में आ जाए और कब हम लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाए। और ये सब के बीच हम देखते हैं रेग्निर को, जो ब्रुक को कुछ बोल रहा था अपने लैंग्वेज में, जो कि ऑब्वियसली हमें समझ नहीं आता बट शायद वो कहना चाहता था कि आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि तब ब्रुक ऑब्वियसली इग्नोर करता है। फिर हम देखते हैं एक शिप जो यहाँ पे उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके ऊपर गर्ड, चॉपर एंड हजरुद्दीन बैठे होते हैं और शिप सीधे लोकी के ऊपर जा गिरता है, जो कि काफी ज्यादा इंजूर्ड था। अब इसने और ज्यादा इंजूर कर दिया उसको। शिप के लिटरली टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चॉपर अपने गार्ड पॉइंट को यूज करके गैड को तो सेव कर लेता है। बट वहीं पे हजरुद्दीन का तो भाई काफी बुरा हाल हुआ है। पर गैड और चॉपर तो अपने में ही लगे हैं। वो यहाँ पे उसको थैंक यू बोलने के साथ साथ काफी क्यूट और डिपेंडेबल भी बोलते हैं, जिस चीज को सुनकर ऑब्वियसली चॉपर कहता है कि तुम्हारी थैंक यू और क्यूट सुन के मैं खुश थोड़ी ना हो जाऊंगा, यू इडियट। फिर हम अगले पैनल में देखते हैं गैड लोकी के पास जाती है उसको ट्रिक करने के लिए, लेकिन लोकी कहता है अबे सालो तुम्हारे आने से पहले मैं ठीक था, तुम्हारे आने की वजह से मैं और ज्यादा इंजूर्ड हो गया हूँ। जिसे सुन हजरुद्दीन भी कहता है यहाँ सबसे ज्यादा इंजूर्ड तो मैं हूँ। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हजरुद्दीन, गैड और चॉपर यहाँ क्या कर रहे हैं, वो लोग बच्चों को सेफ क्यों नहीं कर रहे, तो भाई मत सोचो इतना, क्योंकि जरूल ने उन लोगों को भेजा है। जरूल कहता है कि अगर वो लोग बच्चों को सेफ भी कर लेंगे तब भी कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे जो मेन विलेन है यानी कि इमू, वो ऑलरेडी एल्बफ के अंदर आ चुका है, तो पहले उसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। जिसके साथ साथ जरूल हजरुद्दीन को ये भी कहता है कि उसे क्या लगता है ये सारा डिसीजन एल्बफ को कंट्रोल करने के लिए सारे किंग्स डेविडी में अग्री हुए थे। ऑब्वियसली नहीं यार, ये सारा डिसीजन उसी मेन पर्सन ने लिया। जिस चीज को सुन के हजरुद्दीन पूछता है आखिर ये मेन पर्सन है कौन, और जब ये सब लोग सुनता है तो वो कहता है शायद मैं जानता हूँ। और तभी दूसरी तरफ इमू अपने एक और स्वॉर्ड समन करता है लूफी के लिए और कहता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो कम्प्लीटली लूफी के लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब कर सकता है, और साथ साथ इमू ये भी देखेगा लूफी को किल करने के लिए उसे और कितना स्टेप करना पड़ेगा। फिर आता है वो मोमेंट जो हर वन पीस फैन को हर्ट करेगा। इमू डायरेक्टली टीज करते हुए कहता है मंकी डी लूफी क्या ही बेकार नाम है, एंड तुम तीनों भाई तीनों अलग अलग फैमिली से हो, उसमें से एक मर्डिन्स के हाथों ही मारा गया और दूसरा तो रिवोल्यूशनरी आर्मी में चला गया, जिससे वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और यार लिटरली ये सब सुन के मुझे ही बहुत गुस्सा आ गया। तो सोचो लूफी को कैसा फील हुआ होगा, बट उसके करंट कंडीशन के कारण वो ये सब सुन के भी कुछ नहीं कर सकता। और ये सब बात करते करते वो अपना स्वॉर्ड जो की है सी किंग स्वॉर्ड उसे लूफी के चेस्ट पर स्टैब कर देता है और लास्टली कहता है तुम तीनों बस मुसीबत एंड बेवकूफ हो और कुछ नहीं। इसी के साथ हम अगले पैनल में देखते हैं लोकी हजरुद्दीन को सारी बातें बताता है, जहाँ पे हम फ्लैशबैक देखते हैं जिस दिन शैंक्स अपीयर हुआ था और लोकी ने डेविल फ्रूट को कंज्यूम करा था, जहाँ पे लोकी ऑब्वियसली काफी गुस्से में था क्योंकि उसको तो बस रिवेंज लेना था अपने फादर और बाकी सारे सोल्जर्स के लिए। जिस चीज को सुन के शैंक्स ऑब्वियसली उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी भी कहता है तुम रोकोगे मुझे मेरे फादर का बदला लेने के लिए। फिर शैंक्स भी कहता है मेरा भी वो दोस्त था, मैं भी यहाँ पे रिवेंज लेना चाहता हूँ, बट तुम ध्यान से सोचो वर्ल्ड गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है बट उनका फाइनल गोल ये नहीं है, शायद वो वार के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। जिसके साथ साथ शैंक्स लोकी को समझा
समझाता है कि तुम्हारे फादर्स को मैनिपुलेट करने वाला कोई ऐसा वैसा वर्ल्ड गवर्नमेंट का आदमी नहीं था, बल्कि किंग ऑफ द वर्ल्ड था। और इस चीज को सुन के ऑब्वियसली जरूर जो थोड़ा वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में जानता है वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पॉलिसी से उस थ्रोन पे कोई नहीं बैठ सकता। वो थ्रोन हमेशा से एम्प्टी रहा है। जहाँ पे शैंक्स फिर और चीजें उन लोगों के आगे रिवील करने की कोशिश करता है, लेकिन गाबान उसको वही रोक लेता है, जिससे शैंक्स कहता है अब कौन सा ही लोग मेरे ऊपर बिलीव कर ही लेंगे। और ये सारी चीजों को सुन के लोकी तो यहाँ पे लिटरली हंसने लगता है कि मेरा एनिमी किंग है, मैं उसको भी मार के अपना रिवेंज जरूर लूंगा। उसके बाद शैंक्स यहाँ पे लोकी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर कोई उस पर्सन को हरा सका तो क्या अभी तक उसको हरा नहीं देता। और ये बात सुनते ही लोकी के दिमाग में सबसे पहले रॉक्स का ख्याल आता है कि रॉक्स ही वो पर्सन हो सकता था जो ऐसे पावरफुल फोर्स को हरा सकता हो। बट तुमको क्या लगता है लोकी किसी के ऑर्डर्स को सुनने वाला है? वो सीधे शैंक्स को रोक देता है और इसी के साथ फ्लैशबैक यही एंड होता है। फिर हम आते हैं रियल टाइमलाइन में, जहाँ लोकी कहता है अगर यही किंग ऑफ द वर्ल्ड है तो यही एक अपॉर्चुनिटी है इसे एलिमिनेट करने के लिए। और हाजिरुद्दीन भी यहाँ पे लोकी की बात से एग्री करता है, क्योंकि उसे भी अपने फादर का रिवेंज लेना है। और भाई ये लोग तो ईमू के ऊपर ऐसे यहाँ पे रिवेंज लेने की बात कर रहे हैं मानो ईमू कोई छोटा मोटा विलेन हो। और ये सब बातें सुन जिम्बे भी कहता है अगर वर्ल्ड का किंग ऑलरेडी है तो गोरोसेई का असली रोल क्या है। फिर चलते आगे, जहाँ रैग्निर बीच में आता है और ब्रुक को कहता है रैग्निर ही है जिसने यहाँ पे गुनको को फ्रीज किया है, जिसकी बातों को ऑब्वियसली चॉपर यहाँ पे ट्रांसलेट करता है। और ये सुन के ब्रुक तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तूने इसको फ्रीज क्यों किया, मुझे पता है ये डेंजरस है बट ये लड़की मेरी बेटी की तरह है और इसको पक्का यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया है। फिर अगले पैनल में रॉबिन की एंट्री होती है जो चॉपर को लाइब्रेरी में ले जाने के लिए आई है। फिर ओडा सेंसेई हमें सीधे जोरो एंड सोमर्स के फाइट में ले जाता है, जहाँ सोमर्स स्वॉर्ड ऑफ रेथ यूज करते हुए दिखता है और उसे वो जोरो को ऑलमोस्ट डिफीट ही कर देता है। बट तभी सोमर्स कहता है ये सब वेपन्स 800 साल पहले 19 किंग्स यूज किया करते थे और उन्होंने ये सब वेपन्स एम्प्टी थ्रोन के पास रख दिया था, जिससे उनके बीच इक्वलिटी बना रहे। और उसके बाद हमें वैसा ही एक वेपन किलिंगम भी यूज करते हुए दिखाई देता है सांजी के अगेंस्ट। फिर यार फाइनली चैप्टर अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ सब खत्म होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो होगा उसे कोई नहीं बदल सकता। अब इमू अपना एक और वेपन समन करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि है हेवनली पनिशमेंट एक्स, जो कि लूफी को सिर्फ स्टैब नहीं डायरेक्ट खत्म कर देगा। और जैसे इमू अपना एक्स से लूफी को मारने जाता है तभी वहाँ पे एंट्री होता है रोजर पायरेट के लेफ्ट हैंड गाबान की, और गाबान अपने इस वेपन से इमू के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और इसी के साथ चैप्टर 1189 यहीं पे एंड हो जाता है। तो भाइयों चैप्टर 1189 ने ऑनेस्टली काफी सारे नए क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं। इमू की असली पावर, किंग ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल और शैंक्स को इतना सब कैसे पता है। ओडा सेंसेई ने फिर से हम सबको कंफ्यूज भी किया है और एक्साइटेड भी। अब तुम लोग कमेंट में जरूर बताओ तुम्हारे हिसाब से चैप्टर 1190 में क्या होने वाला है। क्या गाबान सच में इमू को रोक पाएगा या फिर लूफी के लिए कोई और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मैं तुम्हारे थ्योरीज जरूर पढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।